कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो समुंदर के किनारे फुटबॉल खेल रहा होता है। अचानक उसे रेत में पड़ा एक सर्फिंग हेलमेट मिलता है जिस पर गोप्रो कैमरा लगा होता है। जैसे ही वह कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर एक डरावना सीन दिखता है। गहरे पानी में एक बड़ी शार्क तैर रही होती है। लड़का डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। कुछ दिन बाद नैन्सी एक गाड़ी में बैठी एक खूबसूरत लेकिन सुनसान बीच की तरफ जा रही होती है। रास्ते में वह अपने फोन पर पुरानी तस्वीरें देखती है। ड्राइवर पूछता है तो वह बताती है कि ये उसकी माँ की तस्वीरें हैं और वह उसी बीच पर जा रही है जहां उसकी माँ कभी आई थी। वह ये भी बताती है कि वह यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने वाली थी, लेकिन वह नशे की वजह से नहीं आ सकी और अब नैन्सी इस सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेली है। आखिरकार वह बीच पर पहुंच जाती है। जब वह ड्राइवर को पैसे देने की कोशिश करती है तो वह मुस्कुराकर मना कर देता है। मैं यहीं पास में रहता हूं, कोई बात नहीं। नैन्सी अकेली खड़ी समुंदर को देखती है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पानी के नीचे कुछ उसका इंतजार कर रहा है। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद नैन्सी समुंदर के किनारे पहुंचती है और जैसा उसने सोचा था, ये जगह उससे भी ज्यादा खूबसूरत होती है। वह कपड़े बदलकर सर्फिंग के लिए तैयार होती है और बिना किसी डर के पानी में कूद जाती है। जैसे ही वह पानी में जाती है, वह ब्रेक पॉइंट की तरफ पैडल करती है जहां कुछ लोकल सर्फर लहरों का मजा ले रहे होते हैं। एक सर्फर उसे चेतावनी देता है जब टाइड कम होता है तो नीचे छिपी चट्टानें बाहर आ जाती हैं और कुछ घंटों के लिए रास्ता खतरनाक हो जाता है। दूसरा सर्फर उसे लाल मूंगों के बारे में बताता है, अगर ये छू जाएं तो जेलीफिश जैसी जलन होती है। नैन्सी बस मुस्कुराती है और फिर लहरों पर ऐसे सर्फ करती है जैसे कोई प्रोफेशनल हो। कुछ घंटे बीत जाते हैं। वह वापस किनारे की तरफ आती है और अपनी बहन और पिता को फोन करती है। बहन गुस्से में कहती है, तुम मेरे बिना इस हिडन बीच पर चली गई। बातों ही बातों में पता चलता है कि उनकी माँ, जिसने ये जगह खोजी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वह अपने पिता से बात करती है जो उसे समझाते हैं, तुम इतने सालों की मेहनत के बाद मेडिकल स्कूल नहीं छोड़ सकती। कॉल खत्म होती है और नैन्सी फिर से पानी की तरफ लौट जाती है। शाम होने लगती है। दोनों सर्फर वापस जाने लगते हैं और नैन्सी को भी साथ आने को कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। अब वह पूरी तरह अकेली है। पानी में तैरते हुए अचानक उसे कुछ डॉल्फिन्स दिखते हैं। वह थोड़ा सुकून महसूस करती है, मगर फिर उसकी नजर दूर एक बड़ी रुकी हुई चीज पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और पास जाकर उसे एहसास होता है ये एक मरी हुई व्हेल है जिसके शरीर पर गहरे जख्म हैं और खून अभी भी बह रहा है। नैन्सी यह दृश्य देखकर डर जाती है और किनारे की तरफ वापस जाने की कोशिश करती है। तभी एक शार्क लहरों के बीच से अचानक दिखती है और उसे पानी में गिरा देती है। वह लहरों में इधर उधर लड़खड़ाती है, पानी की धक्कों के साथ जूझती है। जैसे तैसे वह अपने सर्फबोर्ड तक पहुंचने वाली होती है, लेकिन शार्क फिर से हमला कर देती है और उसके पैर को घायल कर देती है। नैन्सी जितनी जल्दी हो सके वह मरी हुई व्हेल की तरफ तैरती है और पीछे शार्क पूरी तेजी से उसका पीछा कर रही है। आखिरकार वह सही समय पर व्हेल तक पहुंचती है और खुद को उसके ऊपर चढ़ा लेती है। अपने घायल पैर को कसकर बांधते हुए वह दर्द में चिल्लाती है और उसे एहसास होता है कि वह कितनी खतरनाक स्थिति में फंस चुकी है। समुंदर के किनारे वही दोनों सर्फर दिखाई देते हैं। नैन्सी मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। वे उसे नहीं देख पाते और अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब नैन्सी पूरी तरह अकेली है। शार्क बार बार व्हेल के चारों ओर घूमकर उसे डराती है। अचानक व्हेल का शरीर हिलने लगता है और नैन्सी भी झटके से हिलती है, लेकिन उसने खुद को मजबूती से पकड़ रखा है। डर के बावजूद वह जोर से कहती है, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? अब उसे साफ समझ में आ गया था, वह यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। पानी में कोई सुरक्षित जगह नहीं है और खतरा हर तरफ है। नैन्सी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सबसे पहले दूर समुंदर में एक छोटा सा बोट दिखा, लेकिन वह बहुत दूर था। दूसरी तरफ एक छोटी चट्टान थी जो धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। टाइड के असर से साफ दिखाई दे रही थी। नैन्सी ने तुरंत फैसला किया, अपने घायल पैर पर संतुलन बनाया, व्हेल के शरीर पर चढ़ी और पूरी ताकत से पानी में छलांग लगा दी। उसी समय विशाल शार्क पूरी तेजी से व्हेल पर हमला कर देती है। नैन्सी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से तैर रही थी और चट्टान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। शार्क तेजी से उसके पीछे आ रही थी। आखिरकार वह सही समय पर चट्टान तक पहुंच जाती है और खुद को ऊपर खींच लेती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ।
शार्क पानी में गोल गोल घूमती हुई उसे घूर रही थी। नैन्सी के पैर का घाव बहुत गहरा था और अभी भी खून बह रहा था। उसने तुरंत अपनी ईयररिंग्स निकालकर घाव पर अस्थायी टांके लगाए, फिर वेटसूट का एक टुकड़ा फाड़कर जख्म पर बांध लिया। लेकिन वह इस छोटे से द्वीप पर अकेली नहीं थी। एक घायल सीगल भी उसके साथ था, शायद खुद के लिए और नैन्सी के लिए सुरक्षा महसूस करता हुआ। रात हो गई, ठंड बढ़ गई और नैन्सी कांपने लगी, लेकिन वह हार नहीं मानने वाली थी। उसने वेटसूट को अस्थायी जैकेट की तरह इस्तेमाल किया और थक कर सो गई। सुबह होते ही नैन्सी ने चट्टान पर रेंगते हुए कुछ कीड़े देखे। उसने एक कीड़े को पकड़कर भूख और बचे रहने के लिए खा लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लेटे लेटे नैन्सी की नज़र दूर पानी में तैरते अपने सर्फ बोर्ड पर पड़ी और वह सोचती है, अगर वह किसी तरह बोर्ड तक पहुंच जाए तो बचने की उम्मीद बढ़ सकती है। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे पानी में उतरने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी नज़र शार्क पर पड़ती है। डर के मारे वह तुरंत चट्टान पर वापस जाकर खुद को सुरक्षित कर लेती है। तभी उसने समुद्र के किनारे एक नशे में आदमी को होश में आते देखा। नैन्सी जोर जोर से आवाज लगाती है ताकि मदद मिल सके, लेकिन आदमी होश में आने के बजाय उसके बैग से सामान चुराने लगता है। फिर उसकी नजर तैरते हुए सर्फ बोर्ड पर पड़ती है और वह उसे लेने के लिए पानी में कूद जाता है। नैन्सी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। जैसे ही वह पानी में जाता है, शार्क तुरंत उस पर हमला कर देती है और आदमी मर जाता है। नैन्सी यह देखकर बहुत डर जाती है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी जान बचाना। पानी की सतह बढ़ रही थी और केवल 6 घंटे बाकी थे, मतलब चट्टान भी जल्द ही डूब जाएगी। अगली सुबह वही दोनों सर्फर वापस आते हैं। नैन्सी उन्हें देखकर जोर से चिल्लाती है, पानी में मत आओ, लेकिन वे उसकी बात अनदेखा करते हैं और हंसते हुए पानी में उतर जाते हैं। उसी समय अचानक शार्क उन पर हमला कर देती है और एक सर्फर को अपने पंजे में पकड़ लेती है। शार्क के हमले से एक सर्फर डर के मारे नैन्सी की तरफ तैरने लगता है, लेकिन शार्क तुरंत उस पर फिर से हमला कर देती है। लड़का किसी तरह नैन्सी तक पहुंच जाता है और नैन्सी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क अचानक उसे पानी में खींच लेती है। अब नैन्सी फिर से पूरी तरह अकेली रह जाती है। सिर्फ एक घायल सीगल उसके साथ है। अपने डर और दर्द के बीच नैन्सी इंसानियत दिखाती है। वह सीगल को पकड़ती है और उसके टूटे पंख को ठीक करने की कोशिश करती है। पहले तो सीगल उसे काटता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है, जैसे अब वह नैन्सी पर भरोसा करने लगा हो। इसी दौरान नैन्सी को पानी में तैरता हुआ गोप्रो दिखाई देता है, ज्यादा दूर नहीं। वह तुरंत इसे लेने का फैसला करती है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी था, लेकिन इसके लिए उसे शार्क को चकमा देना होगा। नैन्सी ध्यान से देखती है कि शार्क हर चक्कर में कितना समय लेती है। हर बार उसका पैटर्न एक जैसा होता है। अब उसे पता चल जाता है कि कब मौका मिलेगा। सही समय का इंतजार करते हुए वह पानी में कूदती है, तेजी से गोप्रो तक पहुंचती है और इसे उठा लेती है और आखिरकार शार्क के हमले से बच जाती है। अब उसके पास कैमरा है। वह जल्दी से उसमें देखती है और सबसे पहले नोटिस करती है कि जब शार्क का सिर मूंगे से टकरा गया तो उसने खुद को तुरंत दूर खींच लिया। नैन्सी ध्यान से देखती है और पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि शार्क के मुंह में एक बड़ा हुक फंसा हुआ है, मतलब किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद वह गोप्रो का इस्तेमाल करके एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, अपनी मदद के लिए संदेश छोड़ती है ताकि अगर किसी को यह कैमरा मिले तो वह उसे बचाने आ सके। साथ ही वह अपनी फैमिली के लिए आखिरी संदेश भी छोड़ती है कि अगर वह जीवित वापस न लौट पाए तो वे जान लें कि नैन्सी ने आखिरी पल तक लड़ाई जारी रखी। नैन्सी का प्लान था कि वह समुद्र में तैरते हुए बोट तक पहुंचे, लेकिन वह काफी दूर थी। पानी में उतरने से पहले वह घायल सीगल को टूटी हुई सर्फबोर्ड पर रखकर सुरक्षित भेज देती है। जब वह पानी में उतरने वाली होती है तो अचानक उसकी नजर उसके और बोट के बीच तैरते हुए जेलीफिश के झुंड पर पड़ती है। पहले वह निराश होती है, लेकिन फिर एक आइडिया आता है। शार्क जेलीफिश से डरती है। अगर वह उनके बीच से गुजर जाए तो शायद शार्क उससे दूर रहे। नैन्सी शार्क के दूर जाने का इंतजार करती है और फिर तेजी से जेलीफिश के झुंड के बीच से तैरना शुरू कर देती है। उन्हें अपने और शार्क के बीच ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। कुछ पल के लिए वह उनकी खूबसूरती को भी देखती है, लेकिन तभी एक जेलीफिश उसके हाथ में डंक मार देती है। दर्द के बावजूद वह तेजी से बोट की तरफ बढ़ती है। किसी तरह वह बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, बोट का हैंडल टूट जाता है और वह फिर से पानी में गिर जाती है। शार्क तुरंत उसकी तरफ आने लगती है। नैन्सी उसी हैंडल का इस्तेमाल करके शार्क पर वार करती है। शार्क हमला करने ही वाली होती है, लेकिन नैन्सी कुशलता से बोट के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसकी नजर दूर एक जहाज पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन बचाने वाला आइडिया आता है। वह बोट के एक बॉक्स से फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन घबराहट में कुछ फ्लेयर्स पानी में गिर जाते हैं।
किसी तरह वह एक फ्लेयर उठाती है और उसे जलाती है, लेकिन वह बुझ जाती है। तभी शार्क बोट से टकराती है और एक जंजीर टूट जाती है। नैन्सी तुरंत अपनी फ्लेयर गन का निशाना शार्क की तरफ करती है और उसे हिट करने में सफल हो जाती है। शार्क और गुस्से में आ जाती है और बोट को तोड़ने लगती है, लेकिन नैन्सी किसी तरह बोट पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही फ्लेयर बची है। सांसें रोकते हुए वह शार्क को देखती है और आखिरी फ्लेयर फायर करती है। पानी में आग फैल जाती है। शार्क आग में आती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। शार्क अपनी पूरी ताकत से बोट पर टकराती है, जिससे आखिरी जंजीर भी टूट जाती है। नैन्सी फिर से पानी में गिरती है और तुरंत बोट के चारों ओर बने पिंजरे में चढ़ने लगती है। शार्क अभी भी बाहर घूरती रहती है। तभी नैन्सी की नजर समुद्र की गहराई में जाती है और वह एक लंगर देखती है जो बोट से जुड़ा हुआ है, धातु के नुकीले टुकड़ों और कीलों से भरा हुआ। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन एकमात्र रास्ते का आइडिया आता है और यह फैसला उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बना सकता है। बिना समय गवाए नैन्सी जंजीर को पकड़ती है और खुद को लंगर की तरफ खींचती है। वह पूरी ताकत से लंगर की ओर बढ़ती है। तभी शार्क भी पूरी स्पीड में उसके पीछे आती है, जबड़े पूरी तरह खुले हुए। लेकिन सही समय पर शार्क अपना रास्ता बदलती है और नुकीले कांटों वाले लंगर से टकराकर मर जाती है। नैन्सी अब सुरक्षित है। पास ही एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। वह अपने पिता को बुलाकर लाता है और हैरानी की बात यह कि वह वही ड्राइवर था जिसने पहले नैन्सी को यहाँ छोड़ा था। वह तुरंत पानी में कूदता है और नैन्सी को किनारे तक ले आता है। कुछ देर बाद नैन्सी होश में आती है। वह सूखी जमीन पर होने की राहत महसूस करती है। थकान और दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसके साथ घायल सीगल भी है, अब सुरक्षित। 1 साल बाद की कहानी हमें टेक्सास के एक समुद्र तक ले जाती है। नैन्सी अपनी छोटी बहन और पिता के साथ वहां है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है और उसके पैर पर एक यादगार निशान भी दिखाई देता है। अंत में नैन्सी और उसकी बहन खुशी खुशी पानी में कूद जाती हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है और इस तरह यह मूवी अपने सिनेमैटिक और थ्रिलिंग अंत तक पहुंचती है, नए एडवेंचर की संभावना के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे और भी थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल वीडियो नियमित रूप से मिलते रहें।